मित्सुरु सासाकी एक कुशल जापानी शेफ जिसका स्वाद पौराणिक जिराफ जितना तीखा है, उसके पास स्वादों को सहजता से याद रखने और दोहराने की अद्भुत क्षमता है। एक दिन बिस्तर पर पड़ा एक आदमी और उसकी पत्नी मरते हुए आदमी के लिए अंतिम भोजन के लिए उसके पास पहुँचे। सासाकी सामग्री और बर्तनों से भरी एक मेज के साथ अस्पताल पहुँचती है। अनुरोधित व्यंजन एक साधारण तले हुए चावल और ऑमलेट है, लेकिन यह उस व्यंजन का दर्पण होना चाहिए जिसका आनंद जोड़े ने अपनी युवावस्था में लिया था। जैसे ही सासाकी चतुराई से अपने चाकू चलाता है, एक परिचित सुगंध कमरे में भर जाती है जो जोड़े को उनकी जवानी की सुबह में वापस ले जाती है। मौके पर मनोरंजन से प्रभावित होकर वे अंततः पकवान का स्वाद चखते हैं। यादें उमड़ने पर भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं। हर टुकड़े का स्वाद लेने के बाद आदमी इसे अपना आखिरी भोजन घोषित करता है और अपनी पत्नी से शेफ को पुरस्कृत करने का आग्रह करता है। हालांकि सासाकी को धन्यवाद दिया गया है, फिर भी वो उदासीन बना हुआ है। वो 1 मिलियन येन की संभावना से अधिक प्रेरित है जो उसे पकवान को कहीं और फिर से बनाने के लिए मिलेगा। इस बीच सासाकी के करीबी दोस्त केन उन बच्चों के घर के निदेशक के अंतिम संस्कार में शोक मनाते हैं जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। उनकी साझा परवरिश के बावजूद सासाकी ने भाग लेने से इनकार कर दिया। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि निर्देशक ने कभी भी उनकी आकांक्षाओं का समर्थन नहीं किया, जिसके कारण केन और सासाकी को अपनी किशोरावस्था के दौरान बच्चों के घर से भागना पड़ा। केन निर्देशक के संपर्क में रहता है, लेकिन सासाकी अयोग्य महसूस करते हुए अंतिम संस्कार से बचती है। केन के बार बार कॉल करने के बावजूद सासाकी ने फोन रख दिया, इस बात से अनजान कि उसे बेटे के रूप में देखना निर्देशक की अंतिम इच्छा थी। हमें पता चला कि सासाकी का रेस्तरां विफल हो गया, जिससे वो कर्ज में डूब गया। उनके वर्तमान काम में अमीर ग्राहकों के लिए अंतिम भोजन पकाना शामिल है। फ्लैशबैक में रेस्तरां फल फूल रहा था और अपने प्रामाणिक स्वादों के लिए जाना जाता था। हालांकि सासाकी की पूर्णतावाद ने उन्हें कई ऐसे व्यंजनों को त्यागने के लिए प्रेरित किया जो उनके उच्च मानकों को पूरा नहीं करते थे। इससे कार्य वातावरण विषाक्त हो गया, जिससे कर्मचारी उससे नाराज हो गए और अंततः कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। उनके एक समय के सफल भोजनालय का पतन सासाकी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उस रात सासाकी को एक एजेंट का फोन आया और उसने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए आखिरी व्यंजन बनाने के लिए चीन आने को कहा। उन्होंने उसे एक व्यंजन के लिए 3 मिलियन येन की पेशकश की। सासाकी इस सौदे से इनकार नहीं कर सका। अगले दिन वह बीजिंग पहुंचा और उक्त महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिला। वह एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसका नाम सेमी यो है। वह शेफ है जिसका हर चीनी कलाकार सम्मान करता है। उसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरलों और सम्राटों के लिए खाना बनाया था और उसे पूर्वी एशियाई और यूरोपीय व्यंजनों की किंवदंती माना जाता है। सासाकी तब चकित हो जाती है जब यो उसे अपना अंतिम भोजन खुद बनाने के बजाय उसे पकाने के लिए कहता है। वह आदमी अपना परिचय देता है और बताता है कि उसके शिक्षक तारो ने उसे वो सब कुछ सिखाया जो वह जानता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मंचूरिया में रहने के दौरान तारो ने यो के करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय उन्होंने 112 व्यंजन तैयार किए, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग स्वाद और विविध खाना पकाने की तकनीकें थी, जो दुर्लभ विश्व व्यंजन बन गए। अफसोस की बात है कि व्यंजन गायब हो गए हैं और टैरो का पता भी अज्ञात है। फिर भी यो का मानना है कि टैरो की रेसिपी बुक अभी भी उपलब्ध है। सासाकी को किताब ढूंढने और उन व्यंजनों को दोबारा बनाने का काम सौंपा गया है। शिकार 50 मिलियन येन का भारी मुआवजा उसका इंतजार कर रहा है। ये पैसा सासाकी के सारे कर्ज मिटा सकता है। चुनौतीपूर्ण कार्य के बारे में अनिश्चित, सासाकी अग्रिम के रूप में प्राप्त 3 मिलियन येन के साथ केन के स्थानीय रेस्तरां में जाता है और इस खोज पर सलाह लेने के लिए सलाह मांगता है। एक अच्छा दोस्त होने के नाते केन उसे कार्य स्वीकार करने के लिए हरी झंडी दे देता है, क्योंकि अगर वह असफल भी होता है तो भी उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। अगले दिन सासाकी एक सरकारी कार्यालय में जाता है और टैरो के वंश को देखता है। उसे पता चलता है कि वह व्यक्ति 1964 में सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन कोई नहीं जानता है कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। पन्ने पलटते समय तात्सुमी नाम के किसी व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। ऐसा लगता है कि वह नातारो का करीबी दोस्त था, जो शायद उसका ठिकाना जानता होगा। अगले दृश्य में सासाकी तात्सुमी के घर जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि तात्सुमी को मरे हुए 1 दशक से अधिक हो गया है। हालांकि तात्सुमी की पत्नी सासाकी को एक अन्य व्यक्ति का पता प्रदान करती है जो उसकी सहायता कर सकता है, कामता, जो कभी मंचूरिया में तारो के सहायक थे, अब एक एकांत पहाड़ पर एक साधारण रेस्तरां चलाते हैं। हालांकि कामता के पास रेसिपी की किताब नहीं है, लेकिन वो ये साझा करने की पेशकश करते हैं कि रेसिपी की कल्पना कैसे की गई थी। कहानी हमें 1933 में वापस ले जाती है, जब नातारो, उनकी पत्नी चित्सू और एक युवा कामता ने मंचूरिया में पदार्पण किया था। जापानी सेना के एक जनरल का बुलावा उन्हें वहां ले आया, क्योंकि सबसे उत्तम व्यंजन तैयार करने में नातारो की विशेषज्ञता की मांग की गई थी। हाथ में काम
कुछ ही महीनों में होने वाली सम्राट की आसन यात्रा के लिए एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण। अब तारो को अपनी निजी रसोई दी गई, जो सभी आवश्यक सामग्रियों और उपकरणों से सुसज्जित थी। उन्हें यो नाम के एक चीनी सहायक से भी मिलवाया गया, जो कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा व्यक्ति था, जो अब एक सेवानिवृत्त विश्व प्रसिद्ध शेफ है। यो की पहचान जानने के बाद सासाकी हैरान रह जाती है। अपने पहले दिन यो अहंकारी था। उसने दावा किया कि जापानी उसके कौशल की बराबरी नहीं कर सकते मंचूरियन। हालांकि नातारो बुरा नहीं मानता। इसके बजाय उसने यो को परिवार के लिए कुछ पकाने की चुनौती दी और उसकी टिप्पणियों को सरल शब्दों में खारिज कर दिया। चुप रहो और खाना बनाओ, किसान। यो तरबूज के व्यंजन से सभी को प्रभावित करता है और नातारो आसानी से इसकी नकल करता है, जिससे उसकी असाधारण स्वाद स्मृति का पता चलता है। वे एक आनंददायक मंचूरियन स्प्रिंग रोल बनाते हुए सहयोग करते हैं। तेजी से आगे बढ़ते हुए कांता ने इसे सासाकी के लिए दोहराया, जो नमक को कम करने का सुझाव देता है, जो नाओटारो की आलोचना की याद दिलाता है। मंचूरिया में नातारो, चित्सू और टीम ने 112 व्यंजन तैयार किए और उन्हें 4 मौसमों के लिए निर्दिष्ट करने की अवधारणा का परिचय दिया। दीवार उनकी विविध कृतियों को प्रदर्शित करती है। नातारो को असाधारण व्यंजनों को पहचानने और औसत व्यंजनों को त्यागने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रयोग का दौर शुरू हो जाता है। तब तक नातारो ने केवल अपनी कला पर भरोसा किया था। उसे संदेह था कि क्या यो और कांता महान विचारों का योगदान दे सकते हैं। चित्सू समझता है कि अपनी यात्रा में सफल होने के लिए इस अहंकार को छोड़ना महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों बाद चित्सू ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद दुखद रूप से उसकी मृत्यु हो गई। 1 घंटे बाद भी मुख्य रसोइया ने नातारो को रसोई में कुछ पकाते हुए पाया। उस पर हृदयहीन होने का आरोप लगाते हुए नातारो ने खुलासा किया कि वह चित्सू की पसंदीदा डिश तैयार कर रहा है। उसकी याद में वे एक दावत साझा करते हैं। अब अपनी नवजात बेटी के पालन पोषण की जिम्मेदारी पूरी तरह से नातारो के कंधों पर है। वर्तमान में कांता अपनी कहानी सुनाने में रुकता है और सासाकी को जोसेफ नाम के एक रूसी व्यक्ति का पता बताता है। अधिक जानने के लिए सासाकी को उसके पास जाना चाहिए। जोसेफ के रेस्तरां में पहुंचने पर उसे पता चला कि जोसेफ की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसका बेटा रॉबर्ट विवरण साझा करने को तैयार है। रॉबर्ट और नातारो की बेटी मीसा इतिहास के एक समय में सबसे अच्छे दोस्त थे। एक कार्यक्रम के दौरान नातारो को एक यहूदी एक्सचेंज पार्टी के लिए खाना पकाने के लिए बुलाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात जोसेफ से होती है। ये तब भी होता है जब रॉबर्ट और मीसा पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। प्रारंभ में मतभेद होने के बाद नातारो ने अंततः रूस, जापान और चीन के तत्वों को शामिल करते हुए अपने गैर पारंपरिक गोभी रोल डिश से जोसेफ को प्रभावित किया। यह इन देशों के लोगों को एकजुट करने के लिए एक आदर्श व्यंजन बन जाता है। इस क्षण ने नातारो और जोसेफ की स्थायी दोस्ती की शुरुआत को चिन्हित किया। वर्तमान में सासाकी गोभी का व्यंजन प्रस्तुत करता है, जिसे जोसेफ का रेस्तरां परोसना जारी रखता है और एक बार फिर वो नातारो की कौशल से चकित हो जाता है। स्वादों का आनंद लेने के बाद सासाकी 112 व्यंजनों वाली रेसिपी बुक के ठिकाने के बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं पाती है। रॉबर्ट ने अतीत की एक कहानी का खुलासा किया। नातारो एक दोपहर जोसेफ के पास गया था और जल्दी में उसे एक पत्र के साथ रेसिपी की किताब सौंपी। उस दौरान मंचूरिया विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टियों के जासूसों से भरा हुआ था। नातारो को सूचित किया गया कि उनके भरोसेमंद साथी यो पर चीनी जासूस होने का आरोप लगाया गया था। कथित तौर पर यो ने न केवल उन पर नजर रखी, बल्कि उनकी कीमती रेसिपीज बाहरी लोगों को बेची। विश्वासघात एक गंभीर आघात था, जिसने नातारो को यो को बेस से निष्कासित करने के लिए प्रेरित किया और उसे कभी वापस न लौटने की सख्त हिदायत दी। रहस्योद्घाटन कहानी में जटिलता की एक परत जोड़ता है। मंचूरिया में उनके समय के दौरान सामने आई जासूसी और विश्वासघात का खुलासा करता है। सासाकी तब सदमे में रह जाता है जब उसे पता चलता है कि इस यात्रा की शुरुआत में जिस व्यक्ति से उसका सामना हुआ वो कथित खलनायक था। हालांकि रॉबर्ट ने एक और बम गिराया, ये खुलासा करते हुए कि नातारो ने जोसेफ को रेसिपी की किताब यो को सौंपने के लिए कहा था। इसका मतलब ये है कि बूढ़े व्यक्ति के पास हमेशा से व्यंजनों का कब्जा था, फिर भी उसने सासाकी को इसे खोजने के लिए इन सभी चक्करों से गुजरना पड़ा। अंत में पहेली को जोड़ते हुए सासाकी ने यो का सामना किया और पहेली के अंतिम भाग को जानने की मांग की। यो का कहना है कि उसके पास रेसिपी नहीं है और सासाकी से नाओटारो द्वारा छोड़े गए आखिरी पत्र को पढ़ने का आग्रह करता है। पत्र में नातारो ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया। उसे जापानी सम्राट को उनके प्रतिष्ठान की यात्रा के दौरान जहर देने का काम सौंपा गया था। सेना के जनरल को इस भयावह योजना के लिए अच्छा भुगतान किया जा रहा है और उसने नातारो को भी यही प्रस्ताव दिया है। यदि योजना सफल हो जाती है तो वे यो पर दोष मढ़ देंगे और उसे जहर देने वाला बता देंगे, क्योंकि वो चीनी है।
विश्वासघात को और बढ़ाते हुए कामता, जो नातारो की टीम का हिस्सा था, एक जापानी जासूस निकला जिसे नातारो और समूह पर कड़ी नजर रखने के लिए भेजा गया था। एक ऐसे प्रस्ताव का सामना करते हुए जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता, नातारो ने अपनी जान बचाने के लिए योको प्रतिष्ठान से बाहर निकाल दिया। हालांकि लगातार जनरल ने नातारो पर सम्राट के लिए खाना पकाने और भोजन में जहर डालने का दबाव बनाना जारी रखा। परीक्षण से एक रात पहले नातारो एक दूसरी रेसिपी पुस्तक की प्रतिलिपि बनाता है और उसे जोसेफ को सौंप देता है। मुकदमे के दिन उसने मूल प्रति जला दी, जिससे जनरल क्रोधित हो गया क्योंकि उसकी भयावह योजना उजागर हो गई। इसके बाद नातारो माफी मांगते हुए खुद को कैद में पाता है। कामता अपने मालिक को मुक्त कराने का प्रयास करता है, लेकिन इससे पहले कि वो सफल होता, जनरल ने नातारो को गोली मार दी। उनकी बेटी मीसा को मुख्य रसोइया की देखभाल में छोड़ दिया गया है, जो उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। चीन जापानी युद्ध की शुरुआत के साथ वह अपने बेटे और मीसा को जापान ले जाता है, जिसका लक्ष्य उथल पुथल भरे समय में उनके जीवन की रक्षा करना है। यो ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रभावशाली जापानी हस्तियों के साथ संबंध बनाए और इस प्रक्रिया में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। दूसरी ओर कामता युद्ध के लिए चला जाता है। कई वर्षों के बाद वे फिर से एकजुट होते हैं और मीसा को खोजने की खोज में निकल पड़ते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो रेसिपी बुक की सच्ची उत्तराधिकारी है। वे मीसा का पता लगाते हैं, जो अभी भी मुख्य रसोइया और उसके बेटे की देखभाल में है, जिसे वो प्यार से अपना बड़ा भाई कहती है। मीसा, जो अब खुद एक माँ है, का एक छोटा बेटा है, लेकिन पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। अपने पिता के भाग्य के बारे में जानने पर मीसा रोने लगती है और एक हार्दिक वादा करती है, उनकी स्मृति का सम्मान करने के लिए नातारो के व्यंजनों का उपयोग करके एक रेस्तरां खोलने का। रेस्तरां के उद्घाटन के दिन आग लगने से त्रासदी मच जाती है। बहुमूल्य रेसिपी पुस्तक को बचाने के एक वीरतापूर्ण प्रयास में मीसा अपनी जान गंवा देती है। उसका गरीब बच्चा अपनी माँ के लिए रोता रहता है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आती। चमत्कारिक ढंग से रेसिपी की किताब आग की लपटों से बच गई। इसके बाद मीसा का बड़ा भाई उसके बेटे की जिम्मेदारी लेते हुए कम भाग्यशाली बच्चों के लिए एक बाल गृह की स्थापना करता है। सासाकी को पता चलता है कि बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, नातारो का पोता और मीसा का बेटा, जिसने अपना परिवार खो दिया था, लेकिन उसका पालन पोषण उसके चाचा ने बच्चों के घर में किया था। यो ने सासाकी को अनुसंधान के माध्यम से अपने परिवार में कला के इतिहास को जानने में मदद करने के लिए इस मिशन की योजना बनाई। अंत में निर्देशक, ये जानते हुए कि सासाकी ही असली उत्तराधिकारी है, मरने से पहले उससे मिलना चाहता था। रेसिपी बुक सीधे प्राप्त करने के बजाय सासाकी दुनिया भर की यात्रा पर निकलती है और 50 मिलियन रुपए की शानदार कमाई करती है। आखिरकार ऐसा लगता है कि उसने सही चुनाव किया है। समापन दृश्यों में सासाकी की बच्चों के घर वापसी को दर्शाया गया है, जहां वह अपने चाचा के मंदिर में श्रद्धा अर्पित करता है। अंत में उसे रेसिपी की किताब मिलती है और उसके पन्नों में उसे अपने परिवार की तस्वीरें मिलती हैं। भोजन के जुनून के साथ परिवार के पिछले संघर्षों के कारण शेफ बनने के लिए उसके चाचा की अनिच्छा के बावजूद सासाकी अंतिम दृश्य में प्रतिष्ठान में बच्चों के लिए अपने व्यंजनों को फिर से बनाकर अपने दादा का सम्मान करता है।